हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में, जिसको कि CDP कहा जाता है, उसमें से दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है बाल विकास। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे बाल विकास में कि बाल विकास क्या है और इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, बाल विकास आखिर है क्या। बाल विकास में फिर आगे पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सा अवस्था, किस अवस्था में बच्चे का विकास, यानी कि कौन सी अवस्था में बच्चा हमारे यहाँ 1 to 5 में पढ़ने आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ यदि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो टॉपिक का नाम है बाल विकास। तो बाल विकास मतलब आप समझ गए होंगे कि बाल मतलब बालक और विकास, तो एक विकास सही मायने में कह सकते हैं। तो विकास यानी कि उसके शारीरिक क्षमताओं में या मानसिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास, यहाँ एक मोटा मोटी हम समझ लें। लेकिन यहाँ सिर्फ बाल विकास का मतलब हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब हम बाल विकास में, चूँकि हम एक शिक्षक के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, तो हमको विकास को भी समझना होगा कि आखिर विकास किसको कहते हैं। तो विकास और जो जब समझना है विकास को, तो आपको साथ में लेकर के चलना होगा वृद्धि को, जिसको कि किताब में, किताबी भाषा में इसको लिखा बताया गया अभिवृद्धि। ठीक है, तो अभिवृद्धि कहें या वृद्धि कहें, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये समझना है। ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ग्रोथ जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास को ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि आपको भौतिक रूप में दिख जाएगा। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो भौतिक रूप में आपको नज़र नहीं आ सकता है। जैसे भाषा का विकास किस प्रकार से होता है ये आप मेज़र नहीं कर पा सकते हैं। संवेग का विकास किस प्रकार से बच्चों में होता है ये आप नहीं पता कर सकते हैं। तो वृद्धि और विकास में मोटा मोटी आप यदि एक अंतर समझ लें, तो वृद्धि जो है वो भौतिक रूप में माना जाता है, जबकि विकास जो है वो भौतिक के साथ साथ मानसिक चीज़ों को भी अपने साथ जोड़ करके चलता है। विकास जो है वो एक अनवरत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर के अंतिम समय तक चलता है। यानी कि बच्चे में जब वो पेट में है उस समय से उसमें विकास शुरू हुआ, और जब तक वो धरती पर है तब तक उसमें विकास चलते रहता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, जो हमेशा हर एक जगह पर उपलब्ध है, हर एक चीज़ों में, हर एक कंडीशन पर ये चीज़ होता है, उसी को यूनिवर्सल कहा जाता है, यानी कि सार्वभौमिक कहा जाता है। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के बारे में यदि बात करें तो विकास क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में यदि हम कहें तो विद्वानों को आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। हम उसका एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि विकास एक प्रकार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, भाषा के रूप में, संवेगात्मक अर्थात सभी पक्षों में एक ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को विकास कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाषाई, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक पक्षों में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को विकास कहा जाता है। ठीक है, अब ऊर्ध्वगामी को समझ लीजिए। ऊर्ध्वगामी मतलब होता है ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर गमन करने वाला, यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है
जो हमेशा ऊपर की ओर यानी कि सकारात्मक रूप से बढ़ती है। ठीक है, अब विकास के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ इसी को यहाँ देख लीजिए कि विकास बालक के विकास में, तो बाल विकास क्या है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया को बाल विकास कहा जाता है। विकास में क्या होता है, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषाई, संवेगात्मक पक्षों में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन ही विकास है। ठीक है, ये बता चुके हैं आपको। अब इसके बाद कहेंगे कि विकास का रूप क्या है, कौन कौन सा होता है। तो विकास के मुख्य रूप से 4 रूप होते हैं। अब 4 रूप होते हैं तो उसको समझिएगा कि कौन कौन सा होता है। तो विकास के रूप में 4 रूप होते हैं। सबसे पहला होता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, बच्चे को ध्यान में रख करके बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो आकार में परिवर्तन होता है सबसे पहले। ठीक है, आकार में परिवर्तन हुआ, उस शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा, उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि सर आकार में परिवर्तन होता है, शारीरिक आकार में, फिर अनुपात में परिवर्तन होता है, ये समझ में नहीं आया। तो शरीर जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन जो होता है, उसमें शारीरिक में विकास होता है ना भाई। जो बच्चा है वो शुरू में छोटा होता है, 1 हाथ के लगभग होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होकर के 5 फीट 6 फीट तक बड़ा हो जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन हुआ उसमें। अब उसके बाद है कि अनुपातिक परिवर्तन होता है। अब अनुपातिक परिवर्तन को समझ लीजिए। शरीर में कई ऐसे अंग हैं जो समान रूप से एक साथ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप यदि बात करें, आप एक बच्चे का हाथ का विकास को देख लीजिए और एक बच्चे का चेहरा का विकास देख लीजिए, तो दोनों में समान रूप से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोनों का यदि आप रिलेशन निकालेंगे तो दोनों में अनुपात आपको पता चलेगा, रेशियो आपको नजर आएगा कि इस रेशियो में दोनों का विकास हुआ, तो अनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आई दोनों चीजें कि शारीरिक परिवर्तन और अनुपातिक परिवर्तन। उसके बाद तीसरा जो है वो है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन क्या होता है ये समझिए। शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। समय के साथ उसमें नए चीज़ों का आगमन होता है और जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छूट जाती हैं। जैसे बच्चे में जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो बच्चे की आवाज़ जो है वो परिवर्तित होती है, वो भारीपन आता है लड़का में। और लड़कियों में जब वो 11-12 साल में प्रवेश करती है तो उनके में शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो पुराने जो चीज़ें हैं उनमें वे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नए चीज़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पुराने, इसीलिए इसमें लिखा गया कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके रूप में वो है नए गुणों की प्राप्ति। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें नए नए गुण आते जाते हैं और ये नए नए गुण को देने में हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, हमारा शैक्षिक जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल एक्ट करती है। इसीलिए बच्चे में जो नए गुण आते हैं उसमें कहा जाता है कि शिक्षक की भूमिका, एक विद्यालय की भूमिका, एक समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे, यदि यहाँ से आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विकास के किस रूप में शिक्षा की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस में है, तो उसके गुणों की प्राप्ति में। नए गुण वो प्राप्त करता है, जब शिक्षा उसको मिलती है तो वो पोलाइट होता है, विनम्र होता है। शिक्षा का जब उसमें विकास होता है तो उसमें नए नए गुण आते हैं। ठीक है, जैसे वो ईमानदारी सीखता है, जैसे वो कोई स्किल सीख लेता है तो नए गुण वो सीखता है। तो ये हुआ विकास के रूप। अब देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत की यदि बात करें तो इसमें सिद्धांत को, पहला सिद्धांत को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।
पहला जो होता है वो है निश्चित प्रतिरूप। विकास जो होता है एक निश्चित मॉडल के रूप में होता है। जो बाल विकास होता है, बालकों में जो विकास होता है उसका एक निश्चित मॉडल है, वो अपने उस मॉडल से हटता नहीं है। इस मॉडल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है मस्तक अधोमुखी, ठीक है, और दूसरा को कहा जाता है निकट से दूर की ओर, ठीक है, निकट से दूर की ओर। ये दो मॉडलों में बालक का विकास होता है। इन दो मॉडलों को आप समझिए कि जैसे पहला है मस्तक अधोमुखी विकास जो है वो क्या है। तो बालक का जो विकास है वो मस्तक से शुरू होता है और नीचे की ओर जाता है। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो गर्भावस्था में सबसे पहले मस्तक का विकास होता है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे, आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पैर की, सबसे अंतिम में पैर की उंगलियां बनती हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा कि मस्तक अधोमुखी विकास क्या होता है, ठीक है। ये शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ में है कि आप इसको और भी समझिएगा कि सबसे पहले वो सोचने का काम उसका विकास होता है। दिमाग में चीज़ें को सोचता है तब वो चलना सीखता है, यानी कि मस्तक से शुरू होकर के पैर की ओर। यहाँ कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कीजिएगा, आपको हो सकता है कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए। तो इस चीज़ को खाली ध्यान में रखिएगा, मस्तक अधोमुखी, अधोमुखी यानी नीचे की ओर, ठीक है, मस्तक से नीचे की ओर विकास होता है। दूसरा जो मॉडल है वो है निकट से दूर की ओर। यहाँ ये मत समझिएगा कि बच्चा का विकास निकट हुआ उसके बाद दूर होता, ये नहीं। बच्चा का निकट से दूर की ओर विकास बाल विकास में कहा जाता है कि बच्चा पहले सेल्फ सेंटर्ड होता है। जिस समय बालक शैशवावस्था में होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ों को वो ही व्यक्त करता है। उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें शारीरिक परिवर्तन आते जाते, विकास होते जाता है, उसमें निकट से दूर की ओर करता है, यानी कि वो अपने आसपास को, माहौल को एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में देखता है और उसके आधार पर वो रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे बच्चा यदि है शुरुआत में 1 महीने 15 दिन का बच्चा है तो उसको आप लाइट में रखें या अंधेरे में रखें, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो आसपास की चीज़ों से ज़्यादा उसको मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो रिएक्ट करना शुरू करता है। उसकी माँ या उसका कोई जिसको वो बार बार देख रहा है, जब वो सामने आएंगे तो उसमें वो रिएक्ट करना शुरू करता है, यानी निकट से दूर की ओर जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा कि दो रूपों में, दो मॉडल में बालक का विकास होता है। पहला क्या है, मस्तक अधोमुखी विकास, और दूसरा है निकट से दूर की ओर। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सामान्य से विशेष की ओर। तो सामान्य से विशेष की ओर आप नाम से ही समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान में रखिएगा कि बालक का जो विकास होता है उसमें सबसे पहले जनरल चीज़ों का विकास होता है। वो तुरंत ये नहीं समझ जाता कि आग जो है वो जलाता है, ये नहीं समझता। वो सिर्फ देखता है कि उसमें लाइट है, तो वो उसके लिए एक कह सकते हैं कि उत्सुकता का कारण बनता है, और जब वो जाता है उसको पकड़ेगा तब उसको सीखता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले उसको सामान्य चीज़ें पहले मालूम होती है, उसके बाद वो विशेष की ओर जाता है। विशेष चीज़ों का विकास बाद में होता है, जबकि सामान्य चीज़ों का विकास पहले होता है। इसीलिए जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसको नॉर्मल चीज़ों को पढ़ाइए। जैसे जब वो 1 में जा रहा है तो 1 में अचानक से उसको सेंटेंस मत बताइए, उसको पहले अक्षर का ज्ञान दीजिए, उसके बाद शब्द का ज्ञान दीजिए, उसके बाद वाक्य में जाइए। तो विशेष मत चले जाइए, पहले जनरल चीज़ों को बताइए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ यदि हम इसको शिक्षा से जोड़े तो। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभेद के व्यक्तिगत विभेद जो है वो हमेशा स्थिर होता है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
व्यक्तिगत जो विभेद है वो हमेशा स्थिर होता है यदि हम विकास के बालक के विकास का सिद्धांत को देखें तो। अब ये व्यक्तिगत विभेद कैसे है, किसको कहते हैं व्यक्तिगत विभेद, ये समझिए। जब दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे में एक का शारीरिक विकास यदि पहले हुआ तो निश्चित तौर पर मानिए कि उसका मानसिक विकास भी पहले होगा, और एक जिसका शारीरिक विकास जरा लेट से होता है, जैसे कोई बच्चा यदि जल्दी चलना सीख गया तो उसकी अन्य क्रियाएं भी दूसरे की अपेक्षा जल्दी होती हैं, पहले होती हैं। लेकिन जो लेट से शुरू करता है, लेट से चलना शुरू करता है, ये तो उसमें अन्य जो विकास है वो भी धीरे लेट से होती हैं। और ये जो डिफरेंसेस होता है वो दोनों बच्चे में, वो हमेशा रहता है, वो जीवन पर्यंत रहेगा, वो कभी भी मर्ज नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ। यानी कि जो पहले स्लो लर्नर था वो फास्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत जो विभेद हैं, व्यक्तिगत जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हमेशा परमानेंट रहते, स्थिर रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते। नेक्स्ट उसके बाद है अवस्था के अनुसार विकास। अवस्था के अनुसार से भी विकास होता है। जैसे जब वो शैशवावस्था में हो तो उसका कुछ विकास अलग होता है, जब वो किशोरावस्था में होता है तो उसका विकास अलग होता है, जब वो युवावस्था में पहुंचता है तो उसका विकास अलग होता है। आप इसमें हर एक चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकते। अब किशोरावस्था में जो विकास होता है, जैसे उसके आवाज़ में परिवर्तन होता है, उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, उसको आप युवावस्था में नहीं कर सकते। युवावस्था में उसका जो विकास है वो क्या कहता है, एक रूप लेता है। ठीक है, उस रूप में आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते शैशवावस्था के विकास से। तो हर एक अवस्था में एक निश्चित चीज़ें तय हैं, उस निश्चित चीज़ों के आधार पर उसका विकास संपन्न होता है। नेक्स्ट इसके बाद है एक अविराम प्रक्रिया। इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, हमेशा कंटिन्यू रहती है। तो इसीलिए इसके बारे में कहा गया क्योंकि विकास जो है वो एक अविराम प्रक्रिया है, साथ में परिपक्वता और परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम। विकास जो है वो मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी के बाद ही विकास को संपूर्ण माना जाता है, और साथ में ये भी माना जाता है कि शिक्षण से उसको सिखा करके उसके विकास को संवारा जा सकता है। इसीलिए बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है उसके सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण आप यदि देखेंगे तो दो कारक हैं। पहला कारक है उसका वंश, और दूसरा कारक है उसका वातावरण या पर्यावरण। सबसे महत्वपूर्ण यही दो चीज़ें हैं। इसके अलावे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे उसका बुद्धि, उसका आहार, रोग, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। अब यहाँ ध्यान में आप ये रखेंगे कि वंशानुक्रम में क्या होता है और वातावरण में क्या होता है। वंशानुक्रम में जो विकास होता है वो उसके पूर्वजों, उसके माता पिता में जो लक्षण पाए जाते हैं वो उसको शरीर में शारीरिक रूप से कह सकते हैं उसके गुणों में शामिल होते हैं बच्चे के। तो बच्चे का विकास में सबसे अहम रोल अपनाता है कौन, तो कह सकते हैं कि उसका वंश। दूसरा है वातावरण। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है उसके वातावरण का, क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चा जो है, एक बच्चे को यदि हम जन्म के साथ उसको यदि जंगल में छोड़ दें तो वो वैसा विकास नहीं करता जिस प्रकार से आदमी के समाज में रहने वाला बच्चा विकास करता है। जो उसमें लक्षण परिवर्तित दिखाई देते हैं वो अलग होता है। तो वंश के आधार पर उसका परिवर्तन को, उसके विकास को उतना प्रभावित नहीं माना जा सकता जितना प्रभाव वातावरण का माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो रोग भी है, आहार है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बुद्धि है,
ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल हैं। इन सारे का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, किसी यानी कि 100 बच्चे आप देखेंगे तो उसमें एक आध बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनमें इस चीज़ का असर मिलता है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे किसका, आहार का। इसीलिए संतुलित आहार देना चाहिए बच्चे के विकास के लिए, ज़रूरी है। साथ में उसको कोई ज़्यादा ऐसी बीमारी ना हो कि उसका विकास प्रभावित हो। तो विकास को प्रभावित ये सब भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभाव जो है वातावरण का है और वंश का है। ठीक है, इसीलिए जब भी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो यहाँ ध्यान में रखा जाता है कि उसके लिए आप इन्वायरमेंट तैयार कीजिए, वातावरण तैयार कीजिए, तभी वो बच्चा सीखेगा और जल्दी सीखेगा उसके बारे में। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।